द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो पहले आपको क्या करना है, इस तरह से कोई प्रश्न आता है तो मुझे स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे याद ही नहीं रहता, याद तो क्या हुआ रहता पर वहां याद ही नहीं आता। तो देखिए इसको यहां से आपको पकड़ना पड़ेगा। वैद्युत द्विध्रुव मतलब वैद्युत द्विध्रुव तो है, अब उसके आघूर्ण की बात हो रही है, तो वो फिर आपको याद आ जाएगा कि हम जानते हैं जो चीजें वो है कि ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए पर कौन सा आवेश है प्लस क्यू, बी पर माइनस क्यू, दोनों के बीच की दूरी 2l है। तो अब यहां से आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी या आप बता पाएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो विद्युत द्विध्रुव के, ऐसा लिख देंगे वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश है ना, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी का गुणा आपका कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हो जाएगा P बराबर Q इंटू 2l। तो ये इस तरीके से डेफिनेशन बन जाएगी। और यहां पर जो है चूंकि आवेश तो अदिश राशि है, लेकिन ये दूरी जो है, ये दिशा जो है इसकी ये फिक्स है वैद्युत द्विध्रुव की, तो इसलिए आपका जो है P इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 2l। ये माइनस से प्लस के डायरेक्शन की तरफ होती है इसकी दिशा, तो Q इंटू 2l, और ये राशि कौन सी हो जाएगी आपकी, सदिश हो जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक 2 अंक का क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम बोलते हैं कि एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लीकेशन ये होता है। रितेश यादव, ओके, रोहित मालवी, हाँ मैं आपको देख रहा हूं सबको चलिए ओके, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका हो गया। उसके बाद में अब एक क्वेश्चन और मैं लेने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट 2 अंक का प्रश्न ले रहा हूं मैं, वो है विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स जो भी आपको लिखना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक ही बोलेंगे उसको, तो विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है जिसको हम फाई से व्यक्त करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि ये पूछा जाता है कि विद्युत फ्लक्स है क्या और फिर इसका मात्रक। तो बहुत बड़ा बड़ा भारी उत्तर आपको नहीं लिखना है ना। हाँ, सदिश अदिश की पहचान अभी बताते हैं, वो भी बता दूंगा मैं। अभी एक पहचान तो बता देता हूं, जितने भी आघूर्ण है वो सब सदिश है। तो अगर कहीं पे आघूर्ण शब्द दिखे तो सदिश, फ्लक्स दिखे तो अदिश, भले विद्युत फ्लक्स हो चुंबकीय फ्लक्स हो। और आघूर्ण में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, तो आघूर्ण जो है, चलिए आपने कहा कि सर पहचान बता दो, ये पहचान बता देता हूं। आघूर्ण जो होते हैं सारे वो सदिश, और फ्लक्स सारे होते हैं अदिश। और भी पहचान बताऊंगा आपको, है ना। तीव्रता आपकी सदिश, तो एक काम करते हैं अपन इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, आघूर्ण सदिश, तीव्रता सदिश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सब सदिश है ना। और फ्लक्स आपका जो होता है वो क्या होता है, अदिश होता है। ये याद करने की ट्रिक। तो विद्युत फ्लक्स मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र होता है। अब यहां से, यहां भी इसकी परिभाषा में आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप यहां से क्या करेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, विद्युत फ्लक्स में फिर आपका यहां पे विद्युत उठा हुए विद्युत, तो विद्युत क्षेत्र में अगर आपके पास में कोई तल है ना, तो उसके अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, बहुत सरल परिभाषा बनाना है। विद्युत क्षेत्र में देखिए, विद्युत क्षेत्र में किसी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की, किसी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या। अब अगर यहां पे चुंबकीय फ्लक्स पूछ ले, बल रेखाओं की जगह मैं क्षेत्र रेखाओं शब्द डालता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्षेत्र रेखाओं की संख्या, क्षेत्र से क्षेत्र याद हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र में किसी तल के लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या। अगर यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स पूछ ले, अगर यहाँ पर वो कह दे चुंबकीय फ्लक्स, तो आप यहाँ पे चुंबकीय लिख देना, बस इतना अंतर रखना है। तो ये 2 डेफिनेशन आपकी तैयार हो जाएगी। अब एक बार अभी आप, अच्छा हाँ, इसका मात्रक, तो ये आपका फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट ए। क्या होता है, ई डॉट ए। एक मजेदार बात आपको यहां बताने वाला हूं मैं। अनिल वर्मा जी, गुड। रितेश यादव, अच्छा, रितेश जी थैंक यू। इनोवेटिव फिजिक्स, आपका नाम नहीं दिख रहा है लेकिन गुड मॉर्निंग।
आगे बढ़ेंगे तो फाई बराबर ई डॉट ए। अब ई में क्या देखो, ई का जो मात्रक है वो आपका कैसे निकलता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम सदिश राशि कह रहे हैं, उसका मात्रक कैसे निकलता है, देखिए आप कि ई इज इक्वल टू, ये यही लिख देता हूं यार, ई बराबर होता है एफ अपान क्यू, है ना, एफ अपान क्यू। तो ये हो जाता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तो ई का हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, है ना, मतलब न्यूटन बटे कूलाम, ये देखिए न्यूटन प्रति कूलाम। और ए क्षेत्रफल होता है तो हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर, देखो ऐसे लिख देना इसको, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब फ्लक्स है तो अदिश होगा। अब इसका एक बहुत मजेदार पहलू मैं आपको बताता हूं। अभी क्या हुआ कि एक एग्जाम के अंदर ये पूछा, देखिए आप, पूछा क्या था कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। अब ये पूछा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र एक ही शब्द है, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, ये पूछा था एग्जाम में, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। अब बच्चों को तो याद था विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो उसने कहा फटाक से, उसने कहा अरे ये तो मुझे याद है, E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू होता है। तो ये आपका न्यूटन हो गया और ये प्रति कूलाम हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। अब वहां ऑप्शन में देखने जा रहा है तो वहां लिखा न्यूटन प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन कूलाम, वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। अब तो वो चक्कर में ही पड़ गया कि उसका न्यूटन प्रति कूलाम तो है ही नहीं, तो उसने कहा साहब चारों ही ऑप्शन गलत है, और ये तो पेपर ही, प्रश्न ही गलत आ गया एग्जाम में, है ना। तो देखिए ध्यान से देखना इस बात को कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका एक सूत्र विभव प्रवणता के पदों में भी होता है, माइनस डीवी बटे डीएक्स। तो इस हिसाब से इसका एक मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जब भी आप मात्रक याद रखें तो न्यूटन प्रति कूलाम के साथ साथ एक और मात्रक दे देता हूं मैं आपको, E बराबर होता है माइनस डीवी बटे डीएक्स, और इस सूत्र से ये हो जाता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। तो E के दो मात्रक रट लीजिएगा, रट लीजिए मतलब अगर आपको सूत्र याद है कि एफ अपान क्यू होता है, एक बार आप माइनस डीवी बटे डीएक्स, तो वैसे ही लिख देंगे, डीवी मतलब विभवांतर, तो उसका गया वोल्ट, और डीएक्स मतलब दूरी, तो मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी समझना है सर, एक काम करता हूं मैं, अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा बाद में, लाइव में, उसके बाद आप देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो मैं करा दूंगा, है ना। अभी मुझे क्या है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी कराना है आपको, खगोली भी कराना है, लेकिन मेरे पास तो टाइम लिमिट है। लेकिन मेरी कोशिश है कि आप जो कल से जो आपकी क्लास लगेगी वो शाम को 8 बजे लगेगी और रोज लगेगी, तो आप डेली मुझसे पढ़ लेना, तो मैं सारी चीजें ही करा दूंगा, है ना। अनिल वर्मा, हमें भी बोलो सर, अनिल वर्मा बोल दिया हमने अनिल वर्मा जी को, है ना, और सत्यपाल लोधी जी को भी बोल दिया हमने, है ना। आपका स्कूल वगैरह भी बताइएगा कौन से स्कूल से जुड़े हैं, क्योंकि कल क्या हुआ, मैं मार्केट में गया था तो वहां कुछ बच्चे रास्ते से जब मैं गुजर रहा था तो वो बोल रहे थे गजेंद्र सर जा रहे हैं। तो ये मतलब आप जुड़ेंगे, हम लोग जुड़े रहेंगे, मैं भी आपको पहचान लूंगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो E इज इक्वल टू माइनस डीवी बटे डीएक्स, मतलब वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये आपका विद्युत फ्लक्स हुआ। लेकिन यहां से एक बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं मैं आपको, ये आप नोट कर लीजिएगा, है ना, ये आप नोट कर लीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है वो दो मात्रक होते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर। चलिए अब एक बड़ी मजेदार बात यहां फ्लक्स से बता रहा था कि फ्लक्स के बारे में मैंने क्या कहा आपसे कि विद्युत क्षेत्र में किसी तल से लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो अगर यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स आए तो यहाँ चुंबकीय कर दीजिएगा, और बी डॉट ए की जगह ई डॉट ए, सॉरी ई डॉट ए की जगह बी डॉट ए हो जाएगा, ठीक है। उसका मात्रक भी मैं आपको अभी बता दूंगा उसका मात्रक तो वेबर होता है, वो बहुत सिंपल है। मतलब अगर आप यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स के बारे में मुझसे पूछना चाहें तो विद्युत की जगह चुंबक लिखो आप, है ना। और अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स के लिए तो इतना सा खत्म हो गया है, ये चुंबकीय फ्लक्स, ये फाई बराबर बी डॉट ए, लेकिन इसके मात्रक के लिए सीधा आप लिख दीजिएगा वेबर, तो ये चुंबकीय फ्लक्स खत्म। ई डॉट ए की जगह बी डॉट ए करना है, बी डॉट ए और वेबर लिखना है ना, ये वेबर लिखना। और यहां ये विद्युत की जगह आप चुंबक शब्द इस्तेमाल करो। तो पहले विद्युत फ्लक्स को पूरा याद करो, सब जगह गटरम पटरम नहीं करना है, पहले विद्युत फ्लक्स को पूरा तैयार कर लो, फिर अपने आप से बोल देना कि अगर चुंबकीय आए तो मैं विद्युत वाला लिखूंगा, लेकिन विद्युत की जगह चुंबक लिख दूंगा, चुंबकीय लिख दूंगा, तो वो हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र को ई से व्यक्त करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को बी से करते हैं, तो बी डॉट ए लिख दूंगा। इसका मात्रक तो निकालना पड़ता है, इसका निकालने की भी जरूरत नहीं है, वेबर सीधे याद करना है आपको,
है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न एग्जाम में 2022 में क्वेश्चन आया था, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न में ही उत्तर छिपा रहता है। तो प्रश्न यह था कि सिद्ध कीजिए, मैं प्रश्न भी लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि प्रश्न क्या था। सिद्ध कीजिए कि, और प्रश्न में ही उत्तर है, देखिए बताऊंगा मैं आपको। सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से, बहुत सरल प्रश्न बनाया था उन्होंने, विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। अब अगर वो चाहता है कि इस पर ऑब्जेक्टिव पूछ लेता तो आप हम लोग दिक्कत में आ जाते। शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है? शून्य होता है। मैं आपको ऐसे 10-12 वैल्यूज बताऊंगा जिनका आंसर शून्य होता है, कुछ का अनंत होता है। तो ज्यादातर आपके उत्तर है ना, आपके कोर्स में शून्य वाले हैं आंसर। ऑब्जेक्टिव में आता है ना तो शून्य लिखने के, अनंत वाले 3-4 है, शून्य वाले 10-15 है। तो कभी फिर कुछ नहीं समझ में आए तो शून्य जरूर लिख कर आना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। तो विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है? शून्य होता है। दिनेश सोलंकी भी जुड़ गए, थैंक यू दिनेश। तो सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है? शून्य होता है। तो अब विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स की जो आपकी फाई है उसको पहले तो आप लिखिए कि फाई होता क्या है। तो फाई होता है ई डॉट ए, और वेक्टर में लिखते हैं इसको ई डॉट ए। वहां मात्रक निकालना था, मैंने सिंपल ई डॉट ए लिख दिया। अब यहां देखिए ये वेक्टर हटाते तो ई ए कॉस थीटा, है ना, क्योंकि वेक्टर ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट ए तो ई ए कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना, 2 लाइन में उत्तर खत्म है। ये ऐसा कैसा लिखना है कि विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने पर, ऐसा लिखना है ना। तो विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने पर, है ना, और उसके बाद ये वाली लाइन यहां से आप नकल करना, यहां से ये पूरी लाइन नकल करना और यहां लिख देना थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब फ्लक्स अगर विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो थीटा क्या होगा? 90। लेकिन ये लाइन यहां से टीपना है आपको, ऐसी कैसी उतार लेना है, नकल मार देना, वो थीटा की जगह 90 लिखना। तो ये हो जाएगा ई ए कॉस 90, और ई ए कॉस 90 तो कॉस 90 जीरो हो गया, तो ये हो जाएगा आपका ई ए इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, आंसर। और ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी हो गया कि विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है? शून्य होता है। जैसे पृथ्वी का विभव शून्य होता है, जैसे अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है ना, जैसे फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, ठीक है। जैसे मतलब शून्य के जो आंसर हैं वो भी आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि हाँ ये आंसर शून्य का होगा। चलिए ओके। तो अब ये यहाँ पे ई डॉट ए है विद्युत फ्लक्स और शून्य होता लिखा है, तो मतलब उत्तर तो शून्य लाना है ना। अब ई ए कॉस थीटा, अब आपको पता है कॉस में 90 का मान ही जीरो होता है, तो 90 लिख दो और ये लाइन यहां से उतार लेना। क्योंकि जब यहाँ समांतर लिखा होता है ना तो यहाँ 90 डालना पड़ता है, जहां लंबवत लिखा होता है तो यहाँ 0 डिग्री लिखना पड़ता है, क्योंकि जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्षेत्रफल के लंबवत होता है। तो जब आप लंबवत बोल रहे होते हैं तो वो समांतर हो जाता है, जब आप समांतर बोल रहे होते हैं तो वो लंबवत हो जाता है, तो 90 डिग्री लिखना आप, ठीक है। बिल्कुल डेली लाइव क्लास रखेंगे, लेकिन एक मेरा ये भी कहना रहता है कि लाइव जुड़ते कितने हैं। इससे तो मैं रिकॉर्डिंग करके एक अच्छी क्वालिटी में वीडियो डाल सकता हूं ना। मैं लाइव क्यों पढ़ाता हूं? लाइव इसलिए पढ़ाता हूं कि आप लोग लाइव जुड़े तो मुझे आपसे बातचीत करने का मौका मिले, हम लोग तय करें कैसे पढ़ना है, आगे कैसे बढ़ना है, कौन कौन सी चीजें आपको पढ़ना है। तो बेटर ये रहेगा कि आप जब भी लाइव क्लास से जुड़े तो आप क्या करें, अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करें और उनसे कहें कि सीधे लाइव स्ट्रीम में आइए और बातचीत कीजिए, क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। मैं जवाब दूंगा ना यार, मैं रितेश यादव को जवाब दे रहा हूं, अनिल वर्मा को जवाब दे रहा हूं, प्रिंस पारदी को जवाब दे रहा हूं, दिनेश सोलंकी को, धीरज यादव वेलकम खरगोन से। तो देखिए ये आप लोग इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 2022 में आया हुआ है, ये भी 2022 का क्वेश्चन है, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है ना। मैं आपको 2022 का पूरा पेपर ही सॉल्व करा दूंगा, 23 का करा दूंगा, कोई नो प्रॉब्लम, आप तो केवल आगे पढ़ते चले जाइए। तो चलिए अब जैसे एक क्वेश्चन और छोटा बनाते हैं अपन, है ना, ये हो गया, मैं यहां बनाता हूं उसको। ये क्वेश्चन है कि अनुगमन वेग क्या है। अब ये भी 2022 का क्वेश्चन है, अनुगमन वेग क्या है और उसका धारा से संबंध।
अब इसमें अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो पूरा पूरा दुनिया नहीं हिला देना आपको, है ना? इतना बड़ा उत्तर नहीं लिखना आपको, अगर 2 नंबर में आता है तो। अनुगमन वेग का मतलब 2 नंबर में ये हो जाएगा कि जब भी कोई चालक होता है ना? तो उस चालक में जैसे आप विद्युत का प्रवाह करते हैं, अनुगमन वेग मतलब जाना, है ना? अनुगमन करना, एक वेग से अनुगमन करना, एक निश्चित वेग से अनुगमन करना, अनुगमन वेग है। तो निश्चित वेग से अनुगमन मतलब कब होगा? जब किसी चालक पर क्या लगाएंगे आप? विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, है ना? तो बहुत सरल परिभाषा है कि बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, है ना, चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सरल मतलब शुरुआत इलेक्ट्रॉन यहां चालक से कर लो। चालक में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉनों का होता है, तो चालक में इलेक्ट्रॉन बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, आप बाहरी विद्युत क्षेत्र आगे भी लिख सकते हैं, मतलब 2 बातें हैं, एक तो बाहरी विद्युत क्षेत्र लगेगा और उसमें इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत वेग से गति करेंगे, बस चालक के अंदर। तो चालक में इलेक्ट्रॉन बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक औसत वेग से गति करते हैं, एक निश्चित औसत वेग से क्या करते हैं? गति करते हैं, और इस वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। यही आपका क्या है? अनुगमन वेग है। इसको वीडी से व्यक्त करते हैं अनुगमन वेग, और इसका मान होता है 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। ऑब्जेक्टिव का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि अनुगमन वेग का अंकिक मान कितना होता है? 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। अब आप कहेंगे धारा और अनुगमन वेग में संबंध, तो धारा आई है और ये हो जाता है NEAVD, बस यही लिखना एग्जाम में, ये धारा और अनुगमन वेग का संबंध। I बराबर NEAVD, डी छोटा लिखना वी के नीचे, क्योंकि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, तो वी बड़ा और डी छोटा, बस ये इतना सा बड़ा उत्तर है 2 नंबर का, अनुगमन वेग। सचिन अहिरवार जुड़ गए। सचिन कहां से हैं आप? अरे सचिन भाई बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स भी पढ़ा है, टॉपिक भेज दीजिएगा मुझे, टॉपिक भेज दीजिएगा। मैंने बीएससी पर पीएन जंक्शन डायोड और बीएससी के ऊपर काफी सारे वीडियोस अवेलेबल किए हुए हैं मैंने, अर्धचालक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे, तो वहां कहीं जाकर आप सचिन अहिरवार लिखकर अपना कमेंट डाल दीजिएगा कि बीएससी में आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है? थैंक यू सचिन। चलिए आगे बढ़ते। यस, सोहन सिंह देवड़ा। सोहन सिंह आप कहां से हैं? आपको ग्रुप में जोड़ना है यार, मैं आपको ग्रुप में जोड़ना है तो क्या करूंगा? ग्रुप में क्या, मैं अभी लाइव क्लास की लिंक तो मेरी हमेशा इसमें पड़ी रहेगी, है ना? तो हाँ, धीरज यादव, बिल्कुल आप कोई नए नहीं है, आप हमारे अपने हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो ओके, पर फिर भी अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर सेंड कर दूंगा, उस नंबर पर आप अपना मैसेज कर दीजिएगा, तो वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ताकि आपको वहां से लाइव क्लास की लिंक और भी पढ़ाई लिखाई की चीजें आसानी से अवेलेबल हो सके। चलिए, तो अनुगमन वेग हो गया, है ना, और ये धारा के साथ उसका संबंध हो गया, ठीक है? लेकिन मैं कॉल नहीं ले पाऊंगा आपको व्हाट्सएप पर, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप सीधे सीधे आप कोई भी बात हो तो मैसेज कर दीजिएगा। तो चालक में इलेक्ट्रॉन बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक निश्चित औसत वेग से गति करते हैं और इसको कहते हैं अनुगमन वेग। इसका मान है 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। अगर धारा के साथ उसका रिलेशन देना हो तो I = NEAVD, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी मुझे रखना हो तो मैं ऐसे खड़े हो जाता हूं, नहीं रखना है तो मुझे भी हटा दीजिए, है ना? तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया, एलसीआर बताया एसी डायनामो के साथ, दिष्टकारी बताया, और पीएन संधि डायोड अग्रभिन्नति में, है ना? अंतर के प्रश्नों पर एक बार हमने बहुत सारी चर्चाएं की थी, पिछली लाइव देख लीजिएगा, अंतर के वो उतना ही प्रश्न आप कर लीजिए, और जिस टेक्निक से मैंने सिखाया उस टेक्निक से कर लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। बड़े प्रश्नों पर भी लाइव क्लासेस बाकी हैं, है ना, तो वो मैं एक बार जरूर आपके साथ में शेयर करूंगा और हम लोग लाइव क्लास लेंगे। आज भी हो सकता है एक प्रश्न हमारा हो जाए बड़ा, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये छोटे प्रश्न भी बड़े काम के हैं ना, तो इसको मैं हटा रहा हूं अब। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर हमने अभी बात की थी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और मैंने आपसे कहा था, आपने पूछा था अभी कोई ट्रिक बताइए जिससे सदिश अदिश की पहचान हो जाए, क्योंकि 1 या 2 प्रश्न सदिश अदिश पर भी एग्जाम में आते हैं। तो ये ध्यान रखना कि सारे जो आघूर्ण है, अगर आघूर्ण शब्द आता है तो आघूर्ण शब्द ही सदिश है, ये याद रखना आपको। तीव्रता शब्द सदिश है, आघूर्ण सदिश, तीव्रता सदिश,
लेकिन अगर फ्लक्स आता है तो आप कहेंगे अदिश है ना। तो सदिश अदिश का तो चाहे तो मैं अभी खेल खत्म कर देता हूं यही 2 मिनट में, झंझट ही खत्म है ना। अभी सदिश अदिश का खेल खत्म करते, देखिए आप देखिए आप हर्ष। तो अभी हम सदिश अदिश का भी आपको बता देते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा ये कह रहा था कि पीएन संधि डायोड जो होता है उसमें क्वेश्चन आता है अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती है, 10⁻⁻6 मीटर है ना। अवक्षय परत की मोटाई 10⁻⁻6 मीटर। (10⁻⁻6 मीटर। चलिए देखिए आप जो आप कह रहे थे कि सदिश और अदिश का क्या करें, तो सदिश और अदिश है ना, ये 12th के कोर्स में जितना भी है उसके बारे में बात कर रहे थे अपन। तो सदिश और अदिश, तो देखिए आप ये देखें कि जितने भी प्रकार के आघूर्ण है ना। अब आघूर्ण में क्या हो गया, एक तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक हो गया आपका चुंबकीय आघूर्ण। तो आघूर्ण आपके सारे हो गए है ना। फिर आघूर्ण के साथ तीव्रता, तो तीव्रता किसकी, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है ना। विद्युत क्षेत्र भी ले लो और चुंबकीय क्षेत्र भी ले लो, ये आपके सदिश हो गए। ठीक है। फिर आपका धारा घनत्व, धारा घनत्व ये आपकी सदिश हो गई। लेकिन जब आप अदिश पर जाएंगे तो एक याद रखिएगा, अदिश में आपके होते हैं सारे, एक तो ये सदिश हो गए आपके। अदिश में आपका फ्लक्स कितना भी हो, फ्लक्स विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स सारे अदिश। ठीक है। एक आपका I इजिकल टू क्यू अपान टी, धारा बराबर आवेश बटे समय, ओम का नियम V इजिकल टू आई आर, धारिता का सूत्र C इजिकल टू क्यू अपान वी, ये सारी की सारी राशियां आपकी अदिश है। क्या है, अदिश। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप सदिश और अदिश को पकड़ सकते हैं। तो देखिए मैंने अभी आपको सदिश अदिश के बारे में बताया कि जो आघूर्ण है, जितनी भी तरह के आघूर्ण है वो सब क्या है, जितनी भी तरह के आघूर्ण है वो सब क्या है, सदिश है। जैसे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, फिर आपका हो गया, यस क्लियर अब आपको, सत्यपाल क्लियर हुआ। ओके, सत्यपाल सागर से जुड़े हमारे साथ, थैंक यू। रख दो यहां रखो। तो सदिश राशियां जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय आघूर्ण, तो जितनी तरह के आघूर्ण है वो सब सदिश है। ठीक है, जिसको आप टॉ से व्यक्त करते हैं, टॉ से जितनी क्षेत्र की तीव्रता है, मतलब विद्युत क्षेत्र हो चुंबकीय क्षेत्र हो, वो सब सदिश है। और धारा घनत्व जो जे होता है I अपान ए, वो भी कौन सी राशि है, सदिश है। लेकिन अगर अदिश में जाएंगे तो सारे फ्लक्स सदिश है। एक I बराबर क्यू बटे टी, धारा बराबर आवेश बटे समय, तो धारा अदिश, आवेश अदिश, समय अदिश। V इजिकल टू आई आर, विभवांतर, धारा, प्रतिरोध, सब अदिश। C इजिकल टू क्यू अपान वी, धारिता, आवेश, विभव, सब अदिश। तो ये तीन फार्मूला आप याद रख लीजिए। I इजिकल टू क्यू अपान टी पहले पार्ट का है, V इजिकल टू अपने C इजिकल टू क्यू अपान वी, ये भी पहले पार्ट मतलब सेकंड पार्ट का है, पहली यूनिट का। तो ये फर्स्ट यूनिट का, ये भी फर्स्ट यूनिट का, और ये सेकंड यूनिट का। ये ओम का नियम है। अब ये सारे अदिश हैं, मतलब इसमें जितनी राशि आ रही है अदिश, अब पहचानना आसान हो गया है ना। और फ्लक्स सारे क्या होते हैं, अदिश होते हैं। आघूर्ण और तीव्रता सदिश है। केवल करंट वाले पार्ट में केवल एक शब्द ध्यान रखना है, धारा घनत्व, ये सदिश है। धारा अदिश है, धारा क्या है, अदिश, लेकिन धारा घनत्व क्या है, सदिश राशि, ये याद रखना आपको। तो ये सदिश अदिश का तो पिक्चर आपके सामने क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब सदिश अदिश में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यस, ओके, मेरे ख्याल से आप लोगों को स्पष्ट हो गया ये। चलिए, ओके, थैंक यू। सभी साथी कनेक्ट है बिल्कुल अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सदिश अदिश पर अब कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, नहीं है ना। सारे आघूर्ण और सारी तीव्रताएं सदिश, और धारा घनत्व तो सदिश। अब अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो फिर ये ध्यान रखना कि आघूर्ण और तीव्रता और धारा घनत्व सदिश है, और बाकी के लिए हमें क्या लगाना है, अदिश। अगर मान लो आप प्रॉब्लम में आ जाए, आपको समझ ही नहीं पड़े कुछ, तो 12th के लिए कम से कम बता रहा हूं, है ना। तो चलिए
अब मेरा सवाल यह है कि धारिता कौन सी राशि है? बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, धारिता कौन सी राशि है? धारिता, धारिता कौन सी राशि है? यस, धारिता, सी जिसको हम बोलते हैं धारिता, फेरेड जिसका मात्रक है। धारिता का मात्रक क्या होता है? फेरेड। क्या मात्रक है धारिता का? फेरेड। यस, लक्ष्मण, लक्ष्मण कह रहे हैं जय श्री राम। तो लक्ष्मण जय श्री राम, आपको भी, आप धारिता का मात्रक बताइए मुझे। फेरेड, धारिता का मात्रक फेरेड है। सदिश है कि अदिश है? सदिश, वेरी गुड। प्रिंस ने बताया सदिश, फेरेड मात्रक, बहुत बढ़िया, थैंक्स धीरज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक थोड़ा सा एक नए क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं कि एक छोटा प्रश्न और है जो अक्सर उलझते हैं, जिसमें हम जाकर, वो बता रहा हूं मैं आपको कि जो ताप है, ताप, ताप, टेम्परेचर जिसको कहते हैं, उसमें जो आपके चालक हैं और अर्धचालक है ना। देखिए इसमें जो जो प्रश्न आ सकते हैं मैं आपके साथ बात करता हूं, है ना। चलिए पहले मैं चालक बात, ताप की बात बाद में करता हूं। रुको, आप देखो, चालक में जो विद्युत का प्रवाह होता है, विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह, देखिए टेबल बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आपकी। ये चालक में होती है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसके द्वारा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कभी फिजिक्स इस तरीके से आपको किसी ने नहीं पढ़ाई होगी, अगर पढ़ाई हो तो अच्छी बात है ना। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन और अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल। ये देखिए दो ऑब्जेक्टिव आपके खत्म हो गए कि चालकों में जो विद्युत का प्रवाह होता है ना, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, और अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन वो होल्स के द्वारा होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अगर ताप के प्रभाव की बात करें तो ताप बढ़ाने पर, है ना, तो अब इसमें दो ऑप्शन लेंगे अपन, एक होता है प्रतिरोध और एक होता है चालकता। तो चालकों का जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है और चालकता जो है वो घटती है। चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है, चालकता घटती है। लेकिन अगर यही बात यहां करें अपन अर्धचालकों में, है ना, ऐसे ले रहे हैं अपन, तो अर्धचालकों में प्रतिरोध घटेगा और चालकता बढ़ेगी। कारण क्या है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के द्वारा प्रवाह होता है। तो फिर ऐसे में क्या होता है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ जो सहसंयोजी बंध टूटेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन और होल्स बढ़ जाएंगे, तो चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। तो देखिए जब भी आप ध्यान रखें तो एक तो वैसे याद हो जाएगा आपको, देखो कैसे याद आएगा, मैं बताता हूं आपको। जो चालक में होगा वो अर्धचालक में उसका उल्टा होगा। क्लियर? तो अब आपको एक ही साइड याद करना है, कौन सी वाली? चालक वाली। कि चालक का प्रतिरोध को ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ये आप जानते हो, अच्छे से जानते हो, क्योंकि प्रतिरोध चार बातों पर निर्भर करता है। किन किन चार बातों पर निर्भर करता है प्रतिरोध? बायोलॉजी टिप्स, बायोलॉजी टिप्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आपका नाम लिखिए और आपका स्कूल या आपके जिले का नाम। तो प्रतिरोध बढ़ता है ताप बढ़ाने पर। तो देखिए प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर, लंबाई बढ़ी प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध निर्भर करता है मोटाई पर, मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध घट जाता है। फिर प्रतिरोध निर्भर करता है ताप पर, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। और चौथा प्रतिरोध निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर। अलग अलग पदार्थों के जो तार बने होते हैं उनके प्रतिरोध अलग अलग होता है। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ये हम जानते हैं। तो चालकता क्या होगी? घटेगी। क्यों? क्योंकि चालकता होती है 1/, प्रतिरोध। याद रखिए ये बढ़ना घटना क्यों हो रहा है? क्योंकि चालकता होती है 1/, प्रतिरोध। इसीलिए तो आप कहते हैं, देखो सुनो, कि प्रतिरोध का मात्रक क्या बोलते हैं आप? ओम। और चालकता क्या होती है? प्रतिरोध का उल्टा है, चालकता बराबर 1/, प्रतिरोध। तो ये होता है 1/, ओम, तो इसका हो जाता है ओम इनवर्स मात्रक। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है, लेकिन चालकता का मात्रक कौन है? ओम इनवर्स है। तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगी।
तो अगर आप चालकों का याद कर लेते हैं तो अर्धचालकों का उनका बिल्कुल उल्टा होगा। अर्धचालकों में ताप बढ़ाएंगे, प्रतिरोध घटेगा और चालकता क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सहसंयोजक बंध टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल ज्यादा मिलेंगे। और यह प्रश्न कितनी कितनी बार परीक्षा में आ चुका है कि चालकों में विद्युत का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ये मेरे दिमाग में था। और एक और खास बात और बता देता, अब जुड़ा बच्चों की बात आई गई है तो, कि अर्धचालकों में अगर आपने अशुद्धि मिलाई, क्या मिलाई, अशुद्धि प्लस अशुद्धि, तो भी उनकी चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। अशुद्धि मिलाने पर भी चालकता बढ़ेगी। अब आप कहेंगे इसे याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखना कि जो शुद्ध अर्धचालक होता है, जो जर्मेनियम का बना होता है, जिसको आप निज अर्धचालक कहते हैं, उससे जब आप बाह्य अर्धचालक बनाते हैं, मतलब एन और पी प्रकार के अर्धचालक बनाते हैं, तो 5 संयोजकता की अशुद्धि मिलाते तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। 3 संयोजकता की अशुद्धि मिलाते तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो क्यों करते हैं ऐसा? भाई आपका जो शुद्ध अर्धचालक होता है, ये आपका शुद्ध अर्धचालक है। थोड़ी देर के लिए अब अपन बैठे रहे, देखिए अब इसमें अगर आपने 5 संयोजकता की अशुद्धि मिली, 5 संयोजकता की अशुद्धि है ना, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, तो कौन सा अर्धचालक बनेगा, एन। और अगर 3 संयोजकता वाली मिली तो कौन सा बनेगा, पी। तो 5 संयुक्ता की अशुद्धि मिली तो एन, और 3 तो क्यों मिलेगा? अरे इसलिए मिलाई ताकि क्या बढ़ जाए, चालकता बढ़ जाए, क्योंकि हमें तो चालकता से काम है ना अर्धचालकों की। तो अशुद्धि काय के लिए मिला रहे हैं, चालकता बढ़ाने के लिए। तो अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है अशुद्धि मिलाने पर, ताप बढ़ाने पर। ताप बढ़ा दो चालकता बढ़ेगी, अशुद्धि मिला दो चालकता बढ़ेगी। तो ये आपके जो आपकी लास्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट 9th आखिरी यूनिट, उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है। और टेम्परेचर पर ये ऑब्जेक्टिव आते हैं, ये 2022 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव इस तरह से, तो इसलिए मैंने आपको इसके साथ में इसको भी बता दिया है। अभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि इलेक्ट्रॉन अगर अपनी कक्षा में स्थिर है तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन अगर अपनी कक्षा में स्थिर रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसको क्या चाहिए, घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए। घूमते रहने से क्या, घूमते रहने के लिए क्या चाहिए, अभिकेंद्र बल। अब अगर वो अपनी कक्षा में स्थिर हो गया तो उसको वो अभिकेंद्र बल क्या होगा, नहीं मिलेगा। और जो नाभिक की तरफ से जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल लग रहा है उसके कारण वो कहां गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। तो 2-3 लाइन का उत्तर डाल दीजिएगा कि वो स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण नाभिक में गिर जाएगा, खत्म। स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण कहां गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा, क्योंकि घूमते रहने के लिए उसको क्या नहीं मिलेगा, अभिकेंद्र बल नहीं मिलेगा। तो घूमने के लिए अभिकेंद्र बल नहीं मिलेगा तो नाभिक के आकर्षण के कारण, वो अपने स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण कहां गिरेगा, वो नाभिक में आकर गिर जाएगा। तो ये आपका मैंने आपके साथ शेयर किया टेम्परेचर के ऊपर, कि टेम्परेचर में मतलब ताप बढ़ाने पर, तो चालकों पर आप याद कर लीजिए, अर्धचालकों में उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये भी आपका एक काम बन जाएगा। अपने दोस्तों को लिंक आप शेयर कीजिए। कल शाम को आपकी क्लास कब रहेगी, शाम को रहेगी कल 8 बजे। तो अब से 12th की क्लास हम 8 बजे शाम को लेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स लिख रहे हैं। आपको कौन सा टाइम सूट करता है, आप लिखें, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट बोले शाम की क्लास रखिए, क्योंकि उनको सवेरे स्कूल वगैरह जाना रहता है। फिर एक बार जो टाइम सेट हो गया ना, उसी पे हम करा करेंगे, तो सुबह फिर भागम भाग रहती है सबकी। तो चलिए, चालकों में विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा। अनुगमन वेग का मान 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। सदिश सदिश में क्या बताया मैंने, सदिश कौन है, सारी तीव्रताएं, सारे आघूर्ण और धारा घनत्व। अदिश में कौन है, I इजिकल टू क्यू अपान टी, V इजिकल टू आई आर, C इजिकल टू क्यू अपान वी। आप बाद में भी इस क्लास को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और या शाम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन और आपके साथ लेने जा रहा हूं। ये आप मुझे बताएं कि खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है, खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है, खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है, ये 2 नंबर में 2022 का क्वेश्चन है। खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है?
अभी देखिए लाल रंग के बारे में आपको कुछ पता हो जरूर देखना, और यहां से कुछ और ऑब्जेक्टिव के साथ में आपको लेके जाऊंगा। एक्चुअली क्या हमारी क्लास ऐसा नहीं कि एक प्रश्न तो प्रश्न भी सिमट कर रह जाएगी, है ना। तो क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता। हिमेश तिवारी बोल रहे हैं, वेरी गुड हिमेश तिवारी, कुछ कुछ नजदीक है। ओके, तो खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है, तो एक दो बातें मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जो हमारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है ना, मैं यहां लिख देता हूं, देखिए आप। तो विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम होता है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए मैं आपको इसको लेके चल रहा हूं और 2 नंबर में भी आएगा है। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में सभी स्टूडेंट्स जरा ध्यान से गौर से देखिएगा इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें गामा रे होती है, एक्स रे होती है, पराबैंगनी होती है, दृश्य होती है, अवरक्त होती है और फिर रेडियो होती है ना। अब रेडियो भी 2 तरह की है, ठीक है। अब यहां पर जब एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, तो ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के भाग हो गए, तो ये नाम आपको रटना है। इनके खोजकर्ताओं के नाम आपको याद कर लेना चाहिए, है ना। गामा रेस के, है ना, गामा किरणों की खोज किसने की थी, बेकुरल ने, है ना। एक्सरे की रॉन्टजे ने, पराबैंगनी रिटर, इस तरह दृश्य की न्यूटन ने, है ना। तो विलियम हर्शेल ने की थी अवरक्त की, और रेडियो की मार्कोनी ने। तो ये आपको याद करना है, ये इसके जो खोजकर्ताओं के नाम, है ना। बेकुरल, हेनरी बेकुरल, ये एक्सरे का हो गया रॉन्टजन। अब यहां ढेर सारे ऑब्जेक्टिव हो गए, पराबैंगनी रिटर, है ना, दृश्य की न्यूटन, अवरक्त की हर्शेल और रेडियो की मार्कोनी। बहुत सारे प्रश्न हो गए। अब इसी में एक और चीज बता देता हूं, तो आपके ढेरों ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। इसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है और इसकी तरंग दैर्घ्य हाईएस्ट होती है। मतलब आपका ये अगर लैम्बडा या तरंग दैर्घ्य की बात करें, तरंग दैर्घ्य, तो इसकी सबसे कम है और इसकी सबसे अधिक है। लेकिन अगर आवृत्ति की बात करेंगे, क्योंकि आवृत्ति तरंग दैर्घ्य की उल्टी होती है, न्यू, क्योंकि वो होती है सी अपान लैम्बडा, तो इसकी सबसे अधिक होगी और इसकी सबसे कम, ये कम, और बाकी सबके बीच में। तो ये आपको याद करके जाना है, आप चाहे स्क्रीनशॉट करें, आप चाहे जो करें, कि तरंग दैर्घ्य का अगर आप गामा से याद करते तो गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो, ऐसे लिस्ट याद कर लिया आपने। तो आपको ये याद करना है कि कम से ज्यादा तरंग दैर्घ्य है, लेकिन अगर आवृत्ति तो उधर ज्यादा है इधर कम है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि वो 3-4 तरह की तरंगे दे देते हैं और पूछते हैं इनमें से किसकी, मतलब सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसकी है, तो सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसकी है, रेडियो की। सर्वाधिक आवृत्ति किसकी है, गामा की। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य रेडियो की और सर्वाधिक आवृत्ति जो है वो गामा की। तो उल्टा हो जाएगा वो, क्योंकि तरंग दैर्घ्य जो है, देखिए आवृत्ति बराबर होती है सी अपान लैम्बडा, तो जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसकी आवृत्ति कम होगी। तो ये आप ऑब्जेक्टिव के अंदर ध्यान रखिए, ये इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन गए आपके। फिर इनके अगर आप 2-2 उपयोग याद कर लेते हैं, जैसे गामा किरणों का क्या है, अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करने में, कैंसर के उपचार में, एक्सरे का क्या है, क्रिस्टल संरचना का अध्ययन, हड्डियों की टूट फूट का पता लगाने में, पराबैंगनी किरणों का क्या है, ताजे अंडों की पहचान करने में, शुद्ध घी की पहचान करने में, करेंसी नोटों की पहचान करने में पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। दृश्य प्रकाश तो हम विजिबल, हम एक दूसरे को देख रहे हैं उसमें। अवरक्त प्रकाश में गर्म करने का गुण पाया जाता है, उष्मीय गुण पाया जाता है उसमें, अंधेरे में फोटोग्राफी करने के काम आता है। और रेडियो तरंगे तो आपको पता है कि ये दूर संचार में यूज होती है ना, लंबी दूरी के, छोटी दूरियों के, है ना, दूर संचार वगैरह में उपयोग में इनको। तो ये उपयोगों की सूची बना लेते हैं, तो यहां से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी तैयार होते हैं और 2 नंबर के प्रश्न भी रेडी हो जाते हैं। खैर, अब आप कहेंगे आपने प्रश्न ये लिखा, बाद में बता ये दिया। तो लाइव क्लासेस में तो सब यही होगा, है ना, मजा उसी में आता है। या सर मोस्ट 4 नंबर के क्वेश्चन सत्यपाल जी अभी बताएंगे। एलसीआर बताया आपको, एलसीआर के साथ क्या बताया, प्रत्यावर्ती धारा, डायनामो, फिर अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, और फिर बताया मैंने पीएन संधि डायोड अग्रभिन्नति में। तो ये क्वेश्चन तो आप करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा इनकी, पहले बहुत अच्छे से मैंने इनके वीडियो बना रखे हैं, लाइव क्लास भी ले रखी है, तो उसकी भी लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा स्पष्ट प्रश्न के साथ उत्तर की लिंक, है ना, एक बार आप देख लीजिएगा। और अगली लाइव क्लासेस में इनको करेंगे भी सही, अपन सॉल्व भी करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि पुरानी कर दी तो छोड़ देंगे, क्योंकि बातचीत करते रहना पड़ेगी बीच में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब बातें होगी आपके साथ। तो चलिए
अब खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है? तो देखिए लाल कहां आ रहा है इसमें, तो ये दृश्य प्रकाश में आता है, दृश्य में। तो दृश्य प्रकाश क्या होता है? बैंगनी से लाल तक के रंग होते हैं इसमें, ये बैंगनी से लेके लाल तक, ये 7 रंग होते हैं, बेजानिया पीनाला। तो जो दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश में क्या होता है वो भी देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है। तो इसकी जो तरंगधैर्घ्य शुरू होती है वो बैंगनी से लेकर कहां तक चलती है? लाल तक। तो ये 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक की रेंज होती है। ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश की रेंज क्या होती है। तो 4000 भी लिखते हैं कई लोग, 3900 भी लिखते हैं, तो एग्जैक्ट है 3900 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 3900 से 7800 या 4000 से 7800, बैंगनी से लाल। कम किसकी होती है? बैंगनी की तरंगधैर्घ्य। ये लेमड़ा की वैल्यू है, तरंगधैर्घ्य आपकी, ये आपका लेमड़ा है, तरंगधैर्घ्य। तो अब लाल में ऐसा क्या खास हो गया? तो यहां देख रहे हो आपके लाल रंग की तरंगधैर्घ्य ज्यादा है। तो लाल रंग की आप कहना कि लाल रंग की जो लाल रंग है, लाल रंग की तरंगधैर्घ्य है ना, वो कितनी है? 7800 एंगस्ट्रॉम। मतलब क्या है? ज्यादा है, मतलब दृश्य प्रकाश में सबसे ज्यादा है। अब जो प्रकीर्णन की तीव्रता होती है, इसको ऐसे लिखना, प्रकीर्णन की तीव्रता, ये रेले ने बताया था। किसने बताया था? रेले ने, कि जो प्रकीर्णन की तीव्रता होती है वो तरंगधैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये ऐसे ही लिखना एग्जाम में उत्तर आप। तो प्रकीर्णन की जो तीव्रता होती है, रेले ने दिया, सब ब्रैकेट लिख देना, प्रकीर्णन की तीव्रता तरंगधैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती। अब इसका मतलब ये कि जिसकी तरंगधैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होगा? क्योंकि ये तो देखो व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा, प्रकीर्णन सबसे कम होगा। अब सबसे कम होगा तो फिर क्या होगा? प्रकीर्णन मतलब फैलाव। अब फैलाव सबसे कम हो गया, स्कैटरिंग सबसे कम हुआ है। अगर फैलाव सबसे कम होगा तो दूर से दिख जाएगी, है ना, तो वो दूर से दिखेगी, दूर से दिखेगा, और इसीलिए क्या होता है? खतरे का सिग्नल लाल होता है। ये आंसर आपका बन गया, आइडियल आंसर बोलते हैं इसको, ये आदर्श उत्तर बन गया आपका। तो आप इसको यहां से लिख भी सकते हैं। तो अच्छा, नहीं बच्चे बोल रहे थे सर को जो आईएमपी लगता है वही बताएं। ना, मैं तो आईएमपी बता रहा हूं। और प्रश्न बच्चे कहाँ से? नहीं 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 नहीं, अभी आप सबसे पहले तो मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि आप 2022 का पेपर पहले पूरा प्रिपेयर करो। एक बोर्ड का जो मॉडल पेपर आया है उसको भी आप प्रिपेयर करो। बोर्ड मॉडल पर मैंने अभी लाइव क्लास ली थी, पहली वाली, उसमें बोर्ड मॉडल के बहुत सारे क्वेश्चन किए मैंने, है ना। तो बोर्ड का जो मॉडल पेपर डला है अभी साइट पर, एक तो उसको प्रिपेयर करिए, 2022 के पेपर को प्रिपेयर करिए, कीजिए, ये उसी के क्वेश्चन चल रहे हैं सब। और बोर्ड मॉडल को भी प्रिपेयर कीजिए, अभी वहां पूरा ध्यान वहां पर फोकस कीजिए आप, है ना। क्वेश्चन तो मैं बता दूंगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और इस पर हम चर्चा भी करेंगे। गॉस प्रमेय भी आपको पढ़ के जाना है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए, है ना। जैसे सारे नियम आप याद करके जाना, गॉस प्रमेय याद करके जाओ, उसके बाद में ओम का नियम याद करके जाओ, किरचॉफ के नियम याद करके जाओ, बायो-सेवर्ट का नियम करना है, फेराडे के नियम करना है ना। तो नियम जो है आपका, ये एम्पियर का परिपथी नियम आपको याद करके जाना है। बस जरा सा आप चाहें तो एक काम करना, पूरे नहीं याद हो तो इनकी परिभाषाएं तो याद करके आपको जाना ही है। और परिभाषाओं वाले जितने क्वेश्चन है उनको आप प्रिपेयर करने जाना। अब बताइए, देखिए जैसे देखिए कि जो जैसे एक परिभाषा बता रहा हूं मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल कि द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं। अब क्या होता है, बातचीत जब निकलती है तो फिर मैं आगे बढ़ा देता हूं उसको। देखिए आप, ये 2022 में एक प्रश्न आया था कि द्रव्य तरंगों के 2 गुण लिखिए, द्रव्य तरंगों के 2 गुण। अब जैसे ये इस तरह के जो प्रश्न आते हैं ना गुण लिखने के, तो ये गुण लिखने के जो प्रश्न है किस किस के आ सकते हैं, देखिए बताता हूं आपको। द्रव्य तरंगों के गुण, द्रव्य तरंगों के गुण, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, तरंगों के गुण। अब ये जो गुण आ रहे हैं ना, गुण, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों गुण तो मैं ही बता देता हूं आपको, अनुप्रस्थ होती है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है और त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती है, दोलायमान या त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती, त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती। खत्म। बहुत बड़े बड़े उत्तर नहीं लिखना है एग्जाम में 2 नंबर में, 2 लाइन में खत्म करो। अब द्रव्य तरंगों के गुण, तो जो भी गतिशील कण होता है, ये डेफिनेशन भी हो गई, गुण भी हो जाएगा। द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? तो जो प्रत्येक गतिशील कण होता है, प्रत्येक गतिशील कण के साथ
प्रत्येक चलने वाला कण होता है, कण के साथ, प्रत्येक गतिशील कण के साथ, प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न होती है, एक तरंग संलग्न होती है या जुड़ी हुई होती है, वही कहलाती है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य तरंग। द्रव्य तरंग कहते हैं। यस, प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न होती है, उसे द्रव्य तरंग। अब मैं यहां पे एक मजेदार बात बता रहा हूं कि जब मैं द्रव्य तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करता हूं, तो जो द्रव्य तरंग है वो विद्युत चुंबकीय नहीं है। तो यहां पर इसकी ये बन जाती है कि ये विद्युत चुंबकीय नहीं है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तरंग नहीं है, ये इसका गुण हो गया, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है ना। और ये प्रत्येक गतिशील, ये गतिशील कण के साथ ही संलग्न होती है, तो ये इसको यहां टिप देना, ठीक है, इसको यहां उतार देना, तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से, जैसे अंतर के बहुत सारे प्रश्न, मैंने पूरी अंतर की क्लास ली अभी, पिछली लाइव क्लास। अब आपका जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसके अंदर वो पिछली तीनों लाइव क्लास की लिंक है, आप जाना और क्लिक करके पिछली लाइव क्लास भी देख लीजिए। छुट्टियों का टाइम है, उन लाइव क्लासेस को देखिए, उनके नोट्स बना लीजिए, उनको समझिए। सविता, बड़े पूर्ण से अल्फा कण के लिए कथन की व्याख्या, ठीक है बेटा, करा देंगे। 2023 का पेपर आएगा कि ऑब्जेक्टिव पूरे करके जाना और 2 अंक के प्रश्न सारे कर लेना। 23 में अगर कुछ हो या ना हो, ऑब्जेक्टिव 2 अंक के प्रश्न और अंतर के प्रश्न, उसमें विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर दिया है, उसमें प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो करके जाना है आपको, है ना। लेंज का नियम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बेटा। तो नियम जब आप करें ना, अगर पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं कर पा रहे हैं, जो स्टूडेंट अभी फंसे हुए हैं, जिनको ज्यादा तैयारी नहीं है, तो नियम याद करिए। केवल इतना कर लीजिए कि लेंज के नियम में कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में जो प्रेरित धारा है वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुई, बस इतना, है ना। तो इतना ही करके जाइए फिर आप। ठीक है, ये सब हो जाएगा बेटा, ये सब सारे मैं करा दूंगा, ये सब मुझे पता है, ये पता है। हिमेश तिवारी, सर ठंडी नहीं लग रही क्या? भैया फिजिक्स पढ़ाते हो क्या ठंडी लगी? वो देखो ये मैंने पहन रखा है ना, मैं फिजिक्स पढ़ाते समय सब भूल जाता हूँ। तो द्रव्य तरंगों के गुण हो गए। अभी देखिए एक सवाल बताता हूं मैं आपको, एक सवाल बताता हूं। ये सवाल ये है कि किसी पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है, तो अपवर्तन कोण कितना होगा? ये 2022 में आया, यहां करता हूं मैं, देखिए आप, 30 जगह में खत्म कर दूंगा इसको। वो पूछ रहे हैं ध्रुवण कोण 30 डिग्री है, कितना है? 30 डिग्री। और क्या पूछा है? अपवर्तन कोण कितना होगा? अपवर्तन कोण कितना होगा? ध्रुवण कोण 30 डिग्री और अपवर्तन कोण कितना? ध्रुवण कोण 30 डिग्री और अपवर्तन कोण कितना? अभी ध्यान रखना, ध्रुवण कोण और अपवर्तन कोण दोनों का जोड़ होता है 90 डिग्री। कितना होता है? ये 30 तो ये 60। अब लिखेंगे कैसे? देखिए आप, ये ध्रुवण कोण है ना, आईपी, पोलराइजेशन, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, और ये अपवर्तन कोण आर, इन दोनों का जोड़ होता है 90 डिग्री। अब आईपी का मान दिया 30, तो 30 धन आर बराबर 90, तो आर आपका निकल जाएगा 90 ऋण 30, तो आ जाएगा 60 डिग्री। आंसर खत्म, 2 नंबर। आईपी प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। आईपी का मान 30 दिया है, 30 प्लस आर बराबर 90, आर बराबर 90 ऋण 30, 60 डिग्री। तो ये इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, ये बहुत सरल और छोटे प्रश्न होते हैं, जिनको आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए।